हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार फिजिक्स। दिस इज निशा रिजवी। आज हम लोग क्लास 9th की नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आज पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। तो इसकी पहली टॉपिक जो है वो क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? नाम से ही लग रहा है वो फोर्स जो कॉन्टैक्ट में आने से हो। अब किसके कॉन्टैक्ट में आने से हो ये पढ़ते हैं। अब कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ने से पहले एक एक्टिविटी देखते हैं। ठीक है, जस्ट इमेजिन करिए कि अ ग्लास ऑफ वाटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ बॉय। टू लिफ्ट द ग्लास ऑफ वाटर द बॉय नीड्स टू अप्लाई अ फोर्स विद हिज हैंड। So the boy's hand is in contact with glass of water. This kind of force is known as contact force. मतलब एक कोई लड़का है, उसके सामने पानी का ग्लास रखा हुआ है। अब उससे अगर वो पानी का ग्लास उठाना है तो उस पर उसके हाथ से एक फोर्स अप्लाई करना, यही कहलाता है कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी कि हर वो फोर्स जिसे हम कॉन्टैक्ट के थ्रू, चाहे बॉडी हो चाहे जिस भी चीज़ के थ्रू कॉन्टैक्ट ले कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? कॉन्टैक्ट फोर्स। तो क्या लिखा है? कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स दैट एक्ट्स ओनली व्हेन देयर इज फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज। पहला क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ये सारे क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें कि कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे होता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? ग्राउंड टू ग्राउंड फोर्स। ठीक है, तो देखिए, या सरफेस टू सरफेस। ये एक रोड है, रोड के ऊपर यहाँ पे कार जा रही है। ठीक है, तो कार का पहिया और ये रोड एक दूसरे के क्या आ रहे हैं? कांटेक्ट में आ रहे हैं। तब यहाँ ये फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स भी क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। अब बात करते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स की। तो नॉन कांटेक्ट नाम से ही लग रहा है वो फोर्स जिसको बिना कांटेक्ट में, बिना फिजिकल कांटेक्ट की ही फोर्स अप्लाई हो जाए। इसे भी एक्टिविटी से समझते हैं। अ बॉल इज प्लेस्ड ऑन द टेबल एंड व्हेन द टेबल इज टिल्टेड टू अ सर्टेन एंगल। एक बॉल है, एक टेबल के ऊपर रखी हुई है, और अगर वो टेबल कुछ एंगल से टिल्ट हो जाए, द बॉल स्टार्ट्स रोलिंग डाउन। तो बॉल खुद से क्या होता है? जैसे ही टिल्ट होगी मीन्स फौरन वो रोलिंग डाउन, नीचे की तरफ रोल होने लगेगा। हियर विदाउट अप्लाइंग एनी फिजिकल फोर्स टू द बॉल स्टार्ट्स रोलिंग डाउन। दिस काइंड ऑफ फोर्स इज नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट विद इट। तो जैसे कि कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारे क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स हम खुद से लगाते हैं? नहीं। हर यूनिवर्स में हर वो बॉडी जिसके पास मास है वो खुद एक दूसरे पे कॉन्टैक्ट फोर्स, सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। दो मैग्नेट को आसपास रख दे तो वो खुद ब खुद मैग्नेटिक फोर्स लगाएंगे। दो चार्जेस को आसपास रखे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स खुद से लगाएंगे। इसलिए ये सारी क्या होती हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो पहले ये चीज़ देखते हैं। एक एक्टिविटी क्या है? इफ़ अ बॉल इज एट रेस्ट इट रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। अगर कोई बॉल रुकी हुई है तो वो तब तक रुकी रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स हम उस पर अप्लाई ना कर दें। सिमिलरली इसी तरह इफ़ अ बॉल इज मूविंग इट विल कंटिन्यू टू मूव अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो कोई बॉल अगर मूव कर रही है तो वो तब तक मूव करेगी जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना अप्लाई करें। अब ये क्यों होता है? वाई डज इट हैपन? येस, दिस इज ड्यू टू इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के अंदर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। तो अब बात आती कि ये इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट या बॉडी ड्यू टू विच इट कांट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बाय इटसेल्फ। तो इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ऑब्जेक्ट या बॉडी के अंदर क्या करती है? अपने उस स्टेट को, चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, खुद से चेंज नहीं करती है। ठीक है, तो ये बॉल वाले को एग्जाम्पल लेकर के हमने बताया कि बॉल अगर रुकी है या चल रही है तो वो तब तक रुकी रहेगी या चलती रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। तो ये क्यों होता है? ये बॉडी के या बॉल के या कोई भी ऑब्जेक्ट के इनहेरेंट प्रॉपर्टी की वजह से होता है। और यही इनहेरेंट प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? इनर्शिया। फिर हमने बताया इनर्शिया क्या होती है। इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जो अपनी इनिशियल स्टेट को खुद से नहीं बदलती है। बाद में इसे ही न्यूटन ने एब्जॉर्ब किया और क्या कहा? यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। यानी कि इसी इनर्शिया को न्यूटन ने कह दिया कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। दिस लॉ स्टेट्स दैट, अब उन्होंने इसको अपने स्टेटमेंट में लिखा कि द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन विद द सेम स्पीड अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। इसीलिए न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ।
सेकेंड लॉ क्या होता है, पहले सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स अस द टोटल मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। ठीक है, लीनियर मोमेंटम हमें बताता है किसी भी बॉडी के अंदर का टोटल मोशन। कैसे बताता है, चलो बताते हैं। एक डेली लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। हमने पहला एग्जाम्पल क्या लिया, कंसीडर दी टू ऑब्जेक्ट, हमने दो ऑब्जेक्ट मान लिया और दोनों के मासेस क्या है, अलग अलग है, m1 और m2। लेकिन जो m1 है उसका मास ज्यादा है और m2 का मास कम है। बोथ आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, दोनों सेम वेलोसिटी v से ही मूव कर रही हैं। ठीक है, नाउ द फोर्स नीडेड टू स्टॉप हैवियर ऑब्जेक्ट इज मोर देन लाइटर ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम। तो इस भारी मास वाले ऑब्जेक्ट को रोकने में ज्यादा फोर्स लगेगा, जबकि हल्के वाले को रोकने में कम फोर्स लगेगा। देखिए वेलोसिटी दोनों की सेम थी, लेकिन मास एक का ज्यादा था एक का कम था। जो ज्यादा है उस पे फोर्स हमें ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा और जो कम है उस पे फोर्स कम अप्लाई करना पड़ेगा रोकने के लिए। आप अपने इसको ऐसे जनरल लैंग्वेज में समझें तो एक कोई बहुत मोटा हट्टा कट्टा आदमी है और एक कोई पतला सा बच्चा है, तो आप धक्का दे सकते हैं पतले बच्चे को आसानी से, और मोटे बच्चे को, मोटे आदमी को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा धक्का देने के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। इसी तरह हमने फिर माना कि दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों के सेम मासेस हैं। इस बार हमने सेम मास का दो ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, m का, लेकिन वेलोसिटी इस बार अलग अलग कर दी। इसकी वेलोसिटी तेज कर दी v1 और इसकी वेलोसिटी कम कर दी v2। नाउ द फोर्स नीडेड टू स्टॉप अ फास्टर मूव। अब आपकी तरफ कोई बहुत तेजी से दौड़ता है, कोई धीरे से दौड़ता है, तो आप बहुत तेजी वाले को बहुत ज्यादा फोर्स लगा के रोकना पड़ेगा, और धीरे वाले को तो हल्का सा आप एक हाथ भी लगा देंगे तो वो रुक जाएगा। यानी कि मास भले सेम हो, लेकिन अगर वेलोसिटी जिसकी ज्यादा है उस पर फोर्स ज्यादा लगेगा और वेलोसिटी जिसकी कम है उस पर फोर्स कम लगेगा। ठीक है, फिर क्या, अब हमने लिखा 10 द फोर्स नीडेड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी डिपेंड ऑन, यानी कि अब बॉडी को रोकने के लिए जो फोर्स लगाते हैं वो किस पे डिपेंड किया, ये हमारे समझ में आ गया, एक मास पे और दूसरा वेलोसिटी पे। तो इसी मास और वेलोसिटी के ही प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंटम, यानी, और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड इट्स डायरेक्शन विल रिमेन द सेम एज द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी जाएगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी जाएगा, और इसकी एसआई यूनिट होती केजी मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे अब सॉल्व करते हैं। अभी हम लोगों ने मोमेंटम पढ़ा, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज प्रपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो अभी हम लोगों ने देखा मोमेंटम क्या होता है, p, ठीक है, चेंज हो रहा है, यानी कि मान ले रहे पहले p1 था, बाद में क्या हो गया p2। और हमने इससे पहले वाले लेक्चर जो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था उसमें हमने कहा था जहां भी रेट आ जाता है उसका मतलब होता है कि वो एक टाइम के साथ, तो यानी कि अपॉन में क्या आ जाता है, टाइम। तो हमने मान लिया कि जो p1 माइनस p2 या p2 माइनस p1 हो रहा था उसे हमने एक डिफरेंस dp मान लिया। ठीक है, तो dp अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स के। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, फिर हम लोग जानते हैं कि F इज इक्वल टू ma भी होता है, और a क्या होता है हमारा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी मान ले रहे पहले इनिशियल u थी बाद में v, तो v माइनस यू अपॉन टी। तो a की जगह हमने क्या रख दिया, v माइनस यू अपॉन टी, वेयर m इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, a एक्सेलरेशन, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी और t टाइम। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 इट इज क्लियर दैट ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, जितना ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स होगा ग्रेटर द एक्सेलरेशन, उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अब इक्वेशन 2 को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी, ये हम लोगों ने लिखा है। इसे अगर हम कांस्टेंट मान लें कि एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक चीज़ हम लोग क्या लिख सकते हैं, F इज प्रपोर्शनल टू 1 बाई टी। तो यहाँ से एक चीज़ क्या समझ में आया, फोर्स टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी चीज़ को ज़्यादा, मतलब इट मीन्स इफ टाइम टी इंक्रीज, अगर किसी चीज़ का टाइम इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स उसका कम लगेगा, और अगर टाइम डिक्रीज हो रहा है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। अब इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। When an athlete jump from a height on a foam या smooth surface,
हिज फीट पुश द फोम फॉर सम डिस्टेंस, यानी कि जब कोई एथलीट किसी फोम या स्मूथ सरफेस पे कूदता है तो क्या होता है, हिज फीट पुश द फोम फॉर सम डिस्टेंस, वो फोम को थोड़ा नीचे दबा देता है। देयरफॉर द टाइम ड्यूरेशन इन विच हिज फीट कम टू रेस्ट इंक्रीज, यानी कि अब देखिए यहाँ से इतनी दूरी पे सरफेस है लेकिन यहाँ हमने एक फोम लगा दिया, तो अगर कोई चीज़ कूद रहा है तो यहाँ पहुँचने के बजाय वो थोड़ा और नीचे आ जा रहा है और फिर ऊपर जा रहा है, तो टाइम क्या हो रहा है, ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स हमें क्या हो रहा है, कम लग रहा है, फोर्स डिक्रीज हो जा रहा है। लेकिन अगर वही एथलीट किसी हार्ड फ्लोर पर कूदे तो ये नीचे नहीं जाएगा, तो यानी कि टाइम तो कम लग रहा है लेकिन फोर्स ज़्यादा लग रहा है, और इसी वजह से क्या होता है, लार्ज फोर्स इज एक्सर्टेड और हमारे पैर को क्या होता है, इंजरी हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन टेल अस हाउ टू चेंज एन ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स व्हेन अप्लाइड रेस्पेक्टिवली। ये इतना हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड में पढ़ा। ठीक है, अब थर्ड लॉ क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब किसी भी फोर्स का एक्शन अगर हम किसी चीज़ पे लगा रहे हैं तो उसका पलट के हमें एक रिएक्शन मिलेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। जैसे सपोज करिए एक स्विमर जब स्विमिंग करता है तो वो अपने हाथ और पैर से पानी को पीछे ढकेलता है, तो पानी क्या करता है, उस पर इक्वल अमाउंट का फोर्स लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है और वो स्विमर को आगे ढकेल देता है। या फिर ये देखिए एक हमने लिखा है, टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस ड्रॉप अ टेनिस बॉल फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, एक हाइट से हम टेनिस बॉल डाल रहे हैं, एज द बॉल हिट्स द ग्राउंड इट कॉज अ डाउनवर्ड फोर्स, जैसे ही बॉल इसको फोर्स डाउनवर्ड ग्राउंड पे फोर्स लगाएगा क्या होगा, दिस इज कॉल्ड एक्शन, ये एक्शन कहलाएगा। However, the floor reacts by pushing the ball with the same force, फिर यही बॉल वापस जब ऊपर जाती है तो यही ग्राउंड यही क्या करता है, इस पर रिएक्शन फोर्स लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिवर्सल न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या एवरी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट वन एंड अनदर, यानी कि यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। एग्जाम्पल में हमने यहाँ लिखा है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, सन के अराउंड जो मोशन करता है प्लैनेट वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के अराउंड सैटेलाइट का मोशन भी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स वॉज गिवन बाय न्यूटन, यानी कि इसको न्यूटन ने बताया था बाय पोस्टुलेटिंग अ लॉ नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये लॉ क्या कहता है, न्यूटन ने कहा every object in the universe attracts every other object with a force that is directly proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of the distance। मतलब मान लीजिए कि दो बॉडी है m1 और m2, तो कोई भी यूनिवर्स में बॉडी, कोई भी दो बॉडी जिनके मास हैं तो वो सब एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये कहा कि इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और दूसरी बात ये कहा कि इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको जब हम लोग कंबाइन करेंगे 1 और 2 को तो हमारा क्या बन के आएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यही प्रोपोर्शनल जब हटता है तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट g हम लोग लगाते हैं जिसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ग्रेटर इज द मास इज m ऑफ एन ऑब्जेक्ट ग्रेटर विल बी द अट्रैक्शन ऑफ फोर्स। देखिए जब भी कोई चीज़ किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उसका मतलब ये होता है कि अगर एक की वैल्यू बढ़ रही है तो उसके सामने वाले की भी वैल्यू बढ़ेगी, और अगर एक की वैल्यू घट रही है तो सामने वाले की भी वैल्यू घटेगी। तो साफ हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा और अगर रेडियस बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन नियर अर्थ सरफेस, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके किसके बीच, अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच जो कहाँ हो, अर्थ सरफेस के पास में हो, वही क्या कहलाता है, ग्रेविटी। यानी कि वो अट्रैक्शन फोर्स जो अर्थ के बिल्कुल पास में हो, तो अर्थ और उस बॉडी के बीच जो अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं।
Thus, acceleration due to gravity is defined as acceleration gained by an object which is falling freely under the influence of gravity. इसे हम लोग g से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन हमेशा अर्थ की तरफ लगती है, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कभी भी मास के ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है, और क्या, इट्स वैल्यू डिक्रीज एज वी गो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, जब हम पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, और इट्स वैल्यू जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ के सरफेस पे ही इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और मून पे इसकी वैल्यू अर्थ के सरफेस की 1/6 हो जाती है। तो आई होप आज की क्लास आप लोगों के समझ में आई होगी। तो किसी को भी किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी कन्फ्यूजन हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, और अगर समझ में आए, पसंद आए तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करिए, और PDF नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। थैंक यू।